तो ये कहानी एक ऐसी सांप की है जो एक लड़की को बचाता है अपनी ही मलिका से। कहानी के शुरू में हम एक पहाड़ को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे सांप थे। हम एक आवाज सुनते हैं जो कह रही थी कि जब से दुनिया बनी है इंसान अपनी मोहब्बत को धोखा देता आया है। बहुत सालों पहले सांपों की मलिका ने कहा था कि ए इंसान मुझसे मोहब्बत ना करना। एक इंसान को सांपों की मलिका शाहमरान से मोहब्बत हो गई, पर उस आदमी ने शाहमरान को धोखा देकर मार दिया, जिसके बाद उसके पास पछतावे और दुख के अलावा कुछ न बचा। फिर इसके बाद बहुत से सवाल उठे, क्या इंसान ही है जो हमेशा धोखा देता है? वहीं पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देता है, पर फिर भी वो नहीं मरा था। और ये वही आदमी था जिसने शाहमरान को धोखा दिया था। अब ना तो उसको मौत आती थी और ना ही वो सुकून की जिंदगी जी रहा था। फिर इसके बाद कहानी में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सासू था। वो बाथरूम में खड़ी कोई दवाई खा रही थी और काफी हिम्मत के बाद फिर ट्रेन में चढ़ती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि सासू अपना शहर छोड़कर अपने नाना के पास जा रही थी। वो जब अपने नाना के पास आती है तो सवाल जवाब करती है, क्योंकि इसके नाना ने इसके मॉम को बगैर किसी वजह के छोड़ दिया था। ये अपने नाना से गुस्से में सवाल करती है और फिर यहाँ से चली जाती है। वहीं पर दूर खड़ी एक लड़की सासू को ही देख रही थी और इसके बारे में जाकर वो अपने भाई मारान को बताती है। इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये यहाँ पर सासू का ही इंतजार कर रही हो। मारन की बहन आकर इन सब बातों का अपने डैड को भी बताती है। मारन के डैड जब ये सुनते हैं तो वो फौरन सासू को ढूंढने का कहते हैं। इन सब बातों की आखिर वजह क्या थी ये हमें आगे जाकर कहानी में पता चलेगा। खैर इसके बाद सासू अपनी यूनिवर्सिटी में आ जाती है, क्योंकि वो साइकोलॉजी नफ्सियात की लेक्चरर थी और अपने नाना के शहर में भी इसलिए आई थी क्योंकि उसकी एक प्रेजेंटेशन थी। जब उसकी सीनियर ये प्रेजेंटेशन सुनती है तो वो उसको कहती है कि तुम एक सेमेस्टर यहाँ पर रहकर क्यों नहीं पढ़ाती। सासू ने भी मना नहीं किया था और इस बात को मान जाती है। जब ये यूनिवर्सिटी से वापस आती है तो इसके नाना इसके पास आते हैं और इसको बताते हैं कि तुम्हारी मॉम जानती थी कि मैं कहाँ पर हूँ, इसीलिए वो मुझे खत भी लिखा करती थी। वो सबूत के तौर पर सासू को सारे खत देते हैं। जब सासू को ये पता चलता है अब वो सोचती है तो फिर उसकी मॉम इतनी ज्यादा परेशान क्यों रहती थी। सासू ये सब जानने के लिए अब हिम्मत करके अपनी मॉम के खत को पढ़ने लगती है, जिसमें उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही लिखा था जैसा अब सासू की हालत थी। ना उनको नींद आती थी और ना ही सुकून। अजीब अजीब सपने आते थे। सासू जब सो गई थी तो देखती है उसकी मॉम बहुत ज्यादा मुसीबत में है। तभी ये नींद से जाग जाती है। अब इसको नहाना था, पर इसको पता चलता है कि जिस होटल में ये रह रही थी वहाँ वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा था, इसीलिए ये झील पर जाकर नहाने लगती है। पर तभी अचानक से एक तेज हवा का झोंका आकर सासू के कपड़े भी दूर उड़ा ले गया था। वहीं पर मारन भी था। सासू मारन से मदद मांगती है और यहाँ पर होती है इनकी पहली बार मुलाकात। मारन जब घर जाता है तो अपने घर वालों पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि इन्होंने जानबूझकर इसको झील पर भेजा था। क्योंकि मारन के घर वाले ये कहते थे कि एक भविष्यवाणी पेशन गोई एक सच है जिसके लिए मारन को सासू से मिलना होगा। पर मारन इन बेवजह की बातों पर यकीन नहीं करता था, इसीलिए वो अपने घर वालों से भी गुस्सा हो रहा था। उसी रात सासू एक त्योहार में जाती है जहाँ पर वो एक औरत को लॉकेट बेचते हुए देखती है, जो सबको शाहमरान की कहानी बता रही थी कि वो वापस आएगी और फिर से मोहब्बत को जिंदा करेगी। सासू भी इन बातों पर यकीन तो नहीं करती थी, पर फिर भी न जाने उसे क्या हो गया था, वो लॉकेट को खरीद लेती है। तभी उसको वहाँ पर एक सांप की आवाज आती है और ये जलती हुई आग के पास चली जाती है। पर अचानक से वो आग भड़क गई थी, चारों तरफ आग लग जाती है और वहीं पर सासू बेहोश हो जाती है। मारन वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और उसको उसके नाना के घर पर छोड़ देता है। सुबह जब सासू उठती है तो अपने नाना से पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई। वो बताते हैं कि मैंने तो तुम्हें सोते हुए देखा था तो मुझे लगा तुम खुद आई होगी,
तभी सासू सामने घर में जाती है जो मारन का था। ये उससे पूछती है कि कल रात क्या हुआ था, पर वो तो साफ मुकर गया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, न कोई आग लगी न मैंने तुम्हें बचाया। सासू अब काफी परेशान हो चुकी थी, उसे सब जानना था कि उसके साथ हो क्या रहा था। इसके बाद हमें मारन की फैमिली दिखाई जाती है जो बैठे बात कर रहे थे कि आग ही उस प्रेडिक्शन, उस भविष्यवाणी की पहली निशानी है। सासू ही वो लड़की है जो हमारे काम आ सकती है। पर मारन यहाँ पर अभी भी अपने डैड की बातों के सख्त खिलाफ था। वो कहता है कि आपकी फजूल भविष्यवाणियों की वजह से किसी की भी जिंदगी को ऐसे खतरे में नहीं डालूंगा, क्योंकि वो जानता था कि अगर सासू उससे प्यार करने लगी तो उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। उधर सासू अपनी सारी दवाइयाँ फेंक देती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये दवाएं उसके दिमाग पर गलत असर कर रही हैं। उसे वो सब भी दिखाई दे रहा है जो असर नहीं है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि मारन कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि वो एक इच्छाधारी नाग था जो सांप और इंसान दोनों था, और उसकी फैमिली में भी सारे सांप थे। इसके बाद एक जगह पर कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो शामरान के किले पर ट्रिप पर गए थे, पर न जाने उन्हें क्या हो गया था और एक एक करके वो वहाँ पर बने कुएं में छलांग लगा देते हैं। ये वीडियो भी काफी ज्यादा फैल चुकी थी। इसके बाद हम इस कहानी में एक लड़की को देखते हैं जिसके पूरे जिस्म पर सांप लिपटे हुए थे और वो अपने गुलाब से ये कह रही थी कि सासू अब आ चुकी है, उसके दिमाग से खेलो और उसको मेरे पास ले आओ। इसका मतलब ये था कि उसको ऐसी उलझनों में फंसा दो कि वो खुद चलकर मेरे पास आ जाए। अब ये लड़की कौन थी और इसका सासू से क्या कनेक्शन था, क्या ये हमें आगे आगे कहानी में पता चलेगा। सासू अब अपने नाना के घर में थी, तो वो जब जा रही थी उसके नाना उससे बात तो नहीं करती पर गाड़ी की चाबी दे देते हैं। ये बाहर आकर मारन से बात करती है। इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। उधर मारन अपने डैड और एक आदमी से बात करता है। इसको भी अब आहिस्ता आहिस्ता भविष्यवाणियों पर यकीन आ रहा था। वो आदमी कहता है कि हमने आग वाला हादसा तो दबा दिया, पर कुएं वाली बात सब लोगों को पता चल गई है और दुश्मन को भी खबर हो गई है। बाहर मारन की बहनें भी इसी बारे में बात कर रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि वो सांपों में लिपटी लड़की ही इनकी दुश्मन है, सभी इच्छाधारी सांपों की, यानी कि जो इंसान बन सकते थे। उधर सासू को दिखाया जाता है जिसकी सीनियर यूनिवर्सिटी में उसको सियान नाम के लड़के से मिलवाती है जो आगे प्रोजेक्ट में उसकी मदद करेगा। सियान उससे मिलते ही सासू के साथ काफी ज्यादा फ्री हो रहा था। सासू भी जब वो कुएं वाली वीडियो देखती है तो डर जाती है। तभी उसको ख्याल आता है कि उसने जो त्योहार वाले दिन लॉकेट खरीदा था वो कहाँ है। वो उस आग वाले हादसे में गुम हो गया था, इसलिए ये अब उस स्टॉल वाली औरत को ढूंढने मार्केट में जाती है, जहाँ पर इसे औरत तो नहीं मिलती पर एक आदमी अपना पीछा करता दिखाई देता है जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और अपना चेहरा ढका हुआ था। ये देखकर सासू जब उसके पीछे जाती है तो वो गायब हो गया था। वहीं पर एक और आदमी था जो सासू से काफी बदतमीजी कर रहा था और उसको वहाँ पर जितने भी लोग थे अजीब नजरों से देख रहे थे। सासू सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। रास्ते में उसे मारन मिलता है जिसे मिलकर ये सब बताती है। मारन इससे कहता है कि तुम्हें वापस घर चले जाना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए खतरनाक है। पर उल्टा सासू उसकी बात समझने के बजाय उससे कहती है तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो जो मुझे ऐसी नसीहतें कर रहे हो। मारन कहता है मैं देख सकता हूँ तुम डरी हुई हो। ये सुनकर सासू खामोश हो गई थी क्योंकि सच में ऐसा था। रात को घर पर मारन की बहन उससे बात करती है, कहती है कि तुम यकीन क्यों नहीं कर लेते सब बातों पर। तुम और सासू एक दूसरे की जरूरत हो, तुम ही हो जो उसके लिए बने हो। पर मारन कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता और इसी भविष्यवाणी की वजह से बहुत सी औरतों की जान गई है, पहले सासू की मॉम की और फिर हमारी मॉम। अब मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन इन सब बातों के बावजूद मारन सासू से दूर नहीं जा रहा था। सासू के नाना वही दवाइयाँ खा रहे थे जो सासू खाया करती थी। इसका मतलब ये था कि ये कोई इनकी खानदानी बीमारी थी। रात को सासू जब सो रही थी तो वही मशकूक आदमी इसके कमरे में आता है। सासू का लॉकेट भी उसके पास ही था। वहीं पर एक बहुत बड़ा सांप आता है, सोते हुए सासू पर लिपट गया था। सासू इन सब से डरकर
जब उठती है तो इसके बारे में वो नहीं जानती थी ये कोई सपना था या हकीकत। इसीलिए सासू इन सब से तंग आकर झील में तैरने चली गई थी। अगली सुबह जब ये यूनिवर्सिटी जाती है तो सियान इसको खाना खाने के लिए साथ ले जाने का बोलता है। जब ये खाना खा रही थी तो सासू जब वॉशरूम जाती है इसको वहाँ से सांपों की आवाज आ रही थी, पर उसको वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पानी की आवाज थी। पर उसके जाते ही वहाँ पर वही आदमी था जो अब तक इसका पीछा कर रहा था। फिर जब सियान सासू को घर छोड़ता है, मारन भी अपने घर के बाहर खड़ा था जो इन्हीं को देख रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि मारन सियान को जानता था। इनका आपस में कोई रिश्ता तो था पर अच्छा नहीं था। अब रात को सासू अपने नाना के हाथों पर निशानों को देखती है जो ऐसे थे जो हाथ बांधने से बनते हैं। अगले दिन सासू जब यूनिवर्सिटी थी तो मारन की बहन अपनी बहन को कॉल करती है कि वो सासू का ख्याल रखे, पर इससे पहले वो उसका ख्याल रखती बहुत देर हो चुकी थी। वो उस आदमी को देख लेती है जो इसका पीछा कर रहा था। वो उसका पीछा करती एक खाली कमरे में आ गई थी। वो जब अंदर जाती है तो सासू वहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप देखती है और कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था। पर सियान वहाँ पर आकर उसे पहचान लेता है और कहता है कि सिर्फ तुम्हारा कोई वहम है और कुछ नहीं। सासू अपने साथ होने वाले इन हादसों से अब अवंजार हो चुकी थी। वो अपने घर चली जाती है, पर तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि सियान भी एक सांप था जिसको सासू का ख्याल रखने के लिए भेजा गया था। उधर मारन के डैड के पास एक बूढ़ा आदमी आता है जो उन्हें बता रहा था कि एक बदले की भूख शामरात के किले से नहीं बल्कि यहीं से आ रही है। ये सांप अब भविष्यवाणियों पर यकीन नहीं करते और अगर उनकी असलियत इंसानों के सामने आ गई कि हमारे जैसे सांप उनके दरमियान में रहते हैं तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। वो बूढ़ा आदमी कहता है अगर दोबारा से इंसान और सांपों के दरमियान मोहब्बत ना हुई तो शामरान वापस नहीं आ पाएगी और हम सबके साथ बहुत बुरा होगा। उधर सासू अपनी मॉम का अगला खत पढ़ती है जिसमें लिखा था कि उन्हें नींद में चढ़ने की बीमारी है और यही वजह थी कि वो खुद को बांध कर सोती थी। तभी सासू को उसके नाना के निशान याद आते हैं। इसे पता चलता है कि ये बीमारी उसकी मॉम और उसे विरासत में मिली है। जब वो चेक करती है तो उसे अपने नाना की अलमारी से दवाइयाँ भी मिलती हैं। रात को जब उसके नाना घर आते हैं तो सासू बहुत ज्यादा नशे में थी। वो अपने नाना से कहती है कि आपकी वजह से मेरी और मेरी मॉम की जिंदगी खराब हुई, पर उसके नाना उसको चुप करवाते हैं। तभी मारन जब ये देखता है कि सासू कितने नशे में है तो वो उसके पास आ जाता है, पर सासू उसके साथ अजीब हरकतें कर रही थी। जब सुबह होती है तो मारन कुर्सी पर बैठा सो रहा था। सासू उसके पास जाती है। वो उसको बताता है कि कल रात तुम नशे में थी और मैं चाहता तो तुम्हारा फायदा उठा सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। जब सासू अपने नाना के साथ भेंट कर रही थी तो दोनों एक दूसरे को अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं। वो दोनों अब अपना रिश्ता ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। सासू अब मारन के पास जाती है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, पर जब मारन सासू के साथ था तो महसूस करता है जैसे उसके पास कोई सांप हो और मारन ने उस सांप को पकड़ भी लिया था। ये जब अपने डैड के पास आता है तो उसके डैड कहते हैं कि आखिर ये सांपों की लड़ाई कब तक चलती रहेगी। उधर हमें दिखाया जाता है कि सियान सासू से मिलने आता है। जब ये वापस घर जा रहा था तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये उसी आदमी का बेटा था जो मारन के डैड के साथ काम करता था, पर अब सियान भी मारन के खिलाफ था। उसके डैड समझाते हैं कि देखो, जिस बात का कोई फायदा ना हो हमें उस बात को छोड़ देना चाहिए और तुम सासू से दूर रहो। अगली सुबह जब सासू की आँख खुलती है तो वो जंगल में थी, जिसके बारे में उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है उसके साथ। तभी एक सांप आकर उसे काट लेता है। वहीं पर वो मशकूक आदमी भी था जो अब तक इसका पीछा कर रहा था। इससे पहले वो सासू को कुछ करता, मारन आकर उसे बचा लेता है और उसके जिस्म से जहर भी निकालता है। ये उसे अपने घर ले गया था जहाँ पर बाकी का इलाज इसकी बहनें करती हैं। जब सुबह को सासू को होश आता है तो मारन उसको बताता है कि तुम मुझे बेहोशी में मिली थी, तुम्हें सांप ने काट लिया था। सासू उसकी बातों पर यकीन करके अपने घर तो चली जाती है, पर अब सासू को सब कुछ याद था कि उसके साथ हुआ क्या है, इसीलिए वो सब बातों के बारे में पता करना चाहती थी। उधर जिस सांप को मारन ने पकड़ा हुआ था, मारन उसके पास जाता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि इंसान हमारे दुश्मन
दुश्मन हैं और जानवरों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। पर सांप अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसीलिए मैं और मेरी मलिका मिलकर इंसानों के खिलाफ जंग लड़ेंगे। ये अपनी उसी मलिका की बात कर रहा था जो लड़की हमने सांपों में लिपटी हुई देखी थी, और वो जो मशकूक आदमी था जो सासू का पीछा कर रहा था वो भी उसी का भेजा हुआ गुलाम था। मारन कहता है ठीक है मैं मानता हूँ, पर तुम भी जंग लड़ोगे, हम में और इंसानों में क्या फर्क रह जाएगा। वो सांप कहता है कि हमारी मलिका जाग गई है, और अगले ही सीन में हम उस सांपों में लिपटी लड़की को जागते हुए देखते हैं जिसकी जागने से बड़ी तबाही होने वाली थी। अब सासू भी मारन के घर पर आई थी जहाँ पर वो सच जानना चाहती थी कि ये लोग कौन है और उसका इनसे क्या रिश्ता है। पर मारन की सारी फैमिली उसे अपनी बातों में ही उलझा देती है। पर मारन की बहन को पता चल गया था कि सासू सब जान चुकी है। उधर मारन की जिल्द भी उतरने लगी थी क्योंकि इन सांपों की स्किन जल्द नहीं आती थी और इसी दौरान ये बहुत ज्यादा कमजोर भी हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी में सासू को शामरान के बारे में जानना था, इसीलिए ये अपने स्टूडेंट्स को उस पर रिसर्च करने का कहती है। जब सियान ये देखता है तो काफी परेशान हो जाता है। इधर ही मारन भी आ गया था। सियान मारन को देखकर कहता है कि तुम्हें मुझसे दोस्ती कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम और मैं एक दूसरे की असलियत तो जानते ही हैं, और क्या पता आने वाले वक्त में तुम्हें मेरी जरूरत पड़े। और ये मारन को अपना कार्ड देकर चला जाता है। मारन सासू को अपनी पुरानी हवेली में ले गया था जहाँ पर ये उसे झूठ मूठ की कहानी बताता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे दुश्मन हैं और हमारी खानदानी लड़ाई बरसों से चली आ रही है। अब इधर हमें दो कहानियाँ बताई जाती हैं। एक तो मारन का पता चलता है कि उसके साथ बहुत से राज जुड़े हैं। उधर सासू की फैमिली जो आज तक कभी सुकून में नहीं रह सकी थी, पर इन दोनों में एक बात सेम थी कि इन दोनों अकेले थे और दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जब ये दोनों साथ थे तो तभी मारन की सांप वाली जिल्द बाहर आने लगी थी। वो सासू के पास से चला जाता है। इसके बारे में उसके दुश्मनों को भी पता चल गया था कि मारन अब कमजोर हो चुका है। तभी ये कॉल करके सियान को बुलाता है और सासू को लेकर चला जाता है। ये रास्ते में उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम दोनों अपनी नई जिंदगी गुजारने यहाँ से दूर चले जाएंगे। सासू पहले तो ये सुनकर हैरान होती है पर फिर मान जाती है और अपने घर पर उतरकर कहती है कि मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। अपने घर जाकर मारन की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उधर दूसरी तरफ हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसको आगे के बारे में पता चल रहा था कि अब क्या होने वाला है। यहाँ टाउन में जितने भी जानवर गायें थी सब मर रही थी और वो सांपों में लिपटी लड़की भी जिंदा हो रही थी जो एक बड़ी तबाही की निशानी थी। जब मारन घर पर था तो उसकी बहन सासू को मैसेज करती है कि वो घर से कुछ दिन के लिए जा रहा है क्योंकि कुछ दिन तक अब मारन सासू से नहीं मिल सकता था और सियान को सासू पर नजर रखने का कहता है। पर सियान उसे सांपों की जगह पर ले गया था क्योंकि ये मारन को धोखा दे रहा था जहाँ पर सब इच्छाधारी सांप थे और सब सासू को बहुत अजीब नजरों से देख रहे थे। पर ये उसको बचाकर दोबारा से उसके घर ले आता है और माफी मांगता है कि ये उसे ऐसी जगह पर लेकर गया। सासू चारों तरफ से अब डर चुकी थी। वो मारन के घर के पास जाकर उसके नंबर पर फोन करती है। ये उसकी फोन की जब बेल सुनती है तो अब इसको ऐसा लग रहा था कि मारन इससे कोई गेम खेल रहा है। जब रात को सासू अपने नाना और बाकी लोगों के साथ खाना खा रही थी तो उसके नाना बात करते हैं कि टाउन में सारे जानवर मर रहे हैं और तब भी ऐसा हुआ था जब मैंने अपनी बेटी को छोड़ दिया था। सासू जब ये सुनती है तो अब वो मारन के साथ जाने के लिए तैयार थी। इसने उसे हाँ बोल दिया था। पर काफी दिन गुजर जाते हैं, ना तो मारन का कोई मैसेज आता है और ना ही फोन, क्योंकि वो अपनी नई जिल्द के आने की वजह से बेसमेंट में बंद था। रात को सासू जब झील में तैर रही थी तो उसे सियान मिलता है जो उसको अपने साथ कहीं पर ले जाने का कहता है। तभी यहाँ पर आता है मारन। सासू को कुछ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि सियान और मारन दोनों गायब हो गए थे। वो सांप बनकर लड़ रहे थे। मारन ने सियान को जख्मी कर दिया था जिसके बाद वो सासू के सामने आता है, कहता है प्लीज मेरे साथ यहाँ से दूर चलो। पर अब सासू डरने लगी थी और मारन से कहती है आखिर सच क्या है, क्या गेम खेलना चाहते हो तुम मेरे साथ। तभी सासू को कॉल आती है, उसके नाना कहीं पर चले गए थे। मारन सासू को घर छोड़ता है और यकीन
यकीन दिलवाता है कि फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे नाना को सही सलामत लेकर आऊंगा। और हम देखते हैं कि सासू के नाना वहीं पर पहाड़ पर खड़े थे, जो हमने कहानी के शुरू में एक आदमी को देखा था। वो भी वहाँ से कूदने वाले थे, पर मारन उनको बचा लेता है। मारन घर आकर अब अपने डैड को बताता है कि सियान सासू को दुश्मनों के पास ले जा रहा था। इस बात पर मारन के डैड उसे सजा देने का फैसला करते हैं, पर यहाँ पर जो उनके साथ आदमी काम करता था यानी कि सियान के डैड उनसे कहते हैं मेरे बेटे को एक मौका और दे, मैं उसे समझाऊंगा। पर जब ये अपने बेटे के पास जाता है तो उसको जख्मी देखकर अब ये भी फैसला करता है कि ये उस काले कपड़ों वाले आदमी का साथ देंगे और सासू को अपनी मलिका के पास लेकर जाएंगे। ये सभी मिलकर सासू की सीनियर को अपने काबू में करते हैं, जो अगले दिन सासू को शामरान की हवेली में ले जाती है, ये कहकर कि उनका कोई ट्रिप है। सासू उसी कुएं के पास जाती है जहाँ पर लोगों ने छलांग लगाई थी। उधर ये अपना गुम हुआ लॉकेट देखती है जो वहाँ पर लटका हुआ था, जिसे लेने के लिए जब ये अंदर जाने वाली थी तभी मारन की बहन आकर उसे बचा लेती है। उधर मारन सियान के पास जाता है और उसे धमकी देता है कि तुम सासू से दूर रहो। वहीं दूसरी तरफ मारन की बहन को सीनियर को देखकर पता चल गया था कि उस पर सांप का असर है। उस पर दुश्मनों ने अपना काबू कर लिया है। जब सासू घर आती है तो इसके नाना का इलाज वही औरत कर रही थी जिसको हमने पहले देखा था, जिसको भविष्यवाणी के बारे में पता चला था। वो अपने नाना को हॉस्पिटल ले जाने का कहती है। सासू अपने नाना को बताती है कि आप मेरे लिए बहुत अहम है। मारन के घर में भी रात को दावत थी जहाँ पर मारन के डैड सबको बुलाते हैं। अब क्योंकि सासू और मारन इतने दिन दूर रहे थे, वो कुछ वक्त गुजारने झील पर चले जाते हैं। इधर दावत में सासू के नाना की भी तबीयत खराब हो रही थी, इसी वजह से वो भी अपने घर चले गए थे। मारन की बहनें उस सीनियर को बांध देती हैं ताकि वो इसके अंदर से छुपे सांप को बाहर निकाल सके। उधर झील पर मारन सासू की कमर पर सांप के बनते हुए निशान देखता है और काफी खुश होता है। इसका मतलब ये था कि सासू भी अब सांप बन चुकी थी या फिर मारन ने उसे अपने जैसा कर दिया था। अब खैर ये और मारन वापस से दावत में आते हैं। मारन उस सीनियर के मुंह से सांप निकालता है जिससे वो भी आजाद हो गई थी। वहीं पर मारन के नौकर की बीवी जो माँ बनने वाली थी उसकी हालत भी खराब हो जाती है। शायद ही अब आखिरी भविष्यवाणी थी कि एक इंसान सांप को जन्म देगा, पैदा करेगा। मारन की फैमिली उसकी मदद करती है। उधर सासू के घर पर मारन उसके साथ था। उसके नाना ने जहर खा लिया था, इसीलिए मारन उन्हें बचाने की खातिर अपने असल रूप में आ गया था, यानी कि एक इच्छाधारी नाग के रूप में। अब यहाँ पर हमें असल कहानी पता चलती है कि सासू के नाना ही वो आदमी थे जिन्होंने शामरान से मोहब्बत की थी और उसको धोखा दिया था। यहाँ पर सासू को अब मारन बताता है कि तुम्हारे नाना ने शामरान मलिका को धोखा दिया था। उसके किले का पता इंसानों को बताया, जिसका पता शामरान की बहन को चल गया था। वो इंसानों के खिलाफ हो गई, तो शामरान ने उसे अपनी ताकतों से गहरे कुएं में कैद कर दिया और अपनी सारी ताकतें तुम्हारे नाना को दे दी, जिससे वो कभी भी मर नहीं सकते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। और उनकी सजा उनकी आने वाली नस्लों को भी बर्दाश्त करनी है। वो जब मरने की कोशिश करते हैं तो दोबारा जिंदा हो जाते हैं और फिर से याददाश्त गुम होने के बाद एक नई जिंदगी जीने लगते हैं। और भविष्यवाणी यही है कि एक इंसान को सांप से मोहब्बत होगी, जो इंसान तुम्हारे नाना के खानदान से होगा, यानी कि तुम। इस बार इंसान को कुर्बानी देनी होगी, उसे सांपों के साथ जमीन के नीचे जाकर रहना होगा। सासू को इन सब बातों के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भागकर जंगल में चली गई थी। उधर हमें मारन के डैड दिखाए जाते हैं जो बताते हैं कि हमें सासू को कुर्बान करना होगा। ये बात इन्होंने मारन को भी नहीं बताई थी। इधर सासू पर जंगल में वही आदमी हमला कर देता है जो अब तक इसका पीछा कर रहा था, पर सासू अपनी ताकत से उससे बच जाती है। सासू भी क्या अब सांप बन चुकी थी। सासू के घर आकर एक सांप ने इसके नाना को भी मार दिया था। सासू और मारन दोनों ने अपनी असलियत को मान लिया था कि वो दोनों अब सांप हैं, पर ये बात इन्हें नहीं पता थी कि अभी तो ये शुरुआत थी, क्योंकि शामरान की बहन जाग चुकी थी। अब सासू और मारन के साथ आगे क्या होने वाला था कोई भी नहीं जानता था। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।